Hello everyone. So the last class we were discussing about the Consumer Protection Act 2019 और उसमें हमने रिड्रेसल मशीनरी तक हमने डिस्कस कर लिया था. नाउ इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस टॉपिक. इसमें the next topic under this chapter is that is the mediation, जिसका थोड़ा सा रेफरेंस आपको आया था इन द रिड्रेसल मशीनरी. देखिए, जैसे आज के दिन एक हम कंसेप्ट बोलते हैं जो आपने मॉड्यूल 1 में GIGL में ही पढ़ा होगा, या ओल्ड सिलेबस के जो बच्चे हैं वो जनरल एंड कॉमर्शियल लॉ पेपर में पढ़ते हैं. ये सब जो आर्बिट्रेशन टॉपिक है उसके अंदर पढ़ता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन सिस्टम. ऑल्टरनेटिव मतलब कोर्ट या क्वासी जुडिशियल बॉडी के अलावा ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी होना चाहिए और है फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट. एंड वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड्स इज द मीडिएशन. तो उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज किया गया इस एक्ट में. देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, तीनों के साथ अलग अलग मीडिएशन सेल अटैच्ड हैं. मीडिएशन सेल में मीडिएशन डिपार्टमेंट इस तीनों के साथ है. एंड उस कॉन्टेक्स्ट में इस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ मीडिएशन सेल सेटअप करेंगी. वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की जो स्टेट कमीशन है उसके साथ मीडिएशन सेल एस्टैब्लिश करेंगी. और एज फार एज द मीडिएशन सेल अलॉन्ग विद द नेशनल कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू सेटअप द मीडिएशन सेल अलॉन्ग विद द नेशनल कमीशन. एंड इस तरीके से हर एक कमीशन पे, हर एक लेवल पे, एंड किसने एस्टैब्लिश किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन कॉन्टेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का रोल है. तो इसके साथ जो मीडिएशन सेल है उसको भी स्टैब्लिश करने की पावर किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास है. नेशनल कमीशन को स्टैब्लिश करने के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. दैट्स व्हाई मीडिएशन सेल अलॉन्ग विद द नेशनल कमीशन, इसको स्टैब्लिश करने के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. एंड ये सारे सेल सेटअप हो चुके हैं. देखिए होता क्या है, जैसे मान लिया मैं किसी का एग्जाम्पल ले लूँ, सेम पैटर्न चलता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो चाहे स्टेट, सेम पैटर्न है. मान लिया कोई मैटर इनमें से किसी जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास आया और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जब देखा, उसके प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स देखा कि साहब इस केस के अंदर से ए एंड बी डिस्प्यूटिंग पार्टीज है. मान लिया द डिस्प्यूटिंग पार्टीज, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लगता है कि साहब इसके अंदर इन डिस्प्यूटिंग पार्टी के बीच में, मान लीजिए एक कंप्लेनेंट है, बी अपोजिट पार्टी है, अगर एक मीडिएटर को रख दिया जाए जो दोनों पक्ष को एक दूसरे की बात समझाएगा. जैसे वो मीडिएटर, लेट्स से एक्स इज द मीडिएटर, वो ए से एक ही बात को समझेगा, साहब क्या उसकी प्रॉब्लम है, व्हाट इज द रेमेडी लुकिंग फॉर. फिर इस बात को कन्वे करेगा टू बी, फिर बी से समझेगा कि वो क्या चाहता है, फिर वो बात कन्वे करेगा टू ए, एंड इट ट्राइंग टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन, सम सेटलमेंट बिटवीन ए एंड बी. ही कैन ओनली सजेस्ट कि साहब आप सेटलमेंट कर लीजिए, बट अल्टीमेटली करना. लेकिन क्या होता है, बीच में किसी तीसरे बंदे के पढ़ने से चांसेस सेटलमेंट के ज़्यादा हो जाते हैं. क्योंकि होता क्या है, जैसे ए और बी इनके आपस में बीच में डिस्प्यूट है और इनको बोलते हैं विदाउट द इंटरवेंशन एनी थर्ड पार्टी आप खुद ही सेटलमेंट कर लीजिए. तो हुआ कि ये बातें कम करेंगे और झगड़ा ज़्यादा करेंगे. क्योंकि क्या, ए कुछ बोलेगा बी सुनने तैयार नहीं, बिकॉज दिमाग में ऑलरेडी निगेटिव है कि ए गलत है. ऐसे ही बी कुछ बोलेगा, ए सुनेगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उसके दिमाग में है कि सब बी गलत है. लेकिन बीच में एक इंडिपेंडेंट पर्सन अगर अपॉइंटेड हो, दैट इज कॉल्ड मीडिएटर, वो एक पक्ष की बात सुन के दूसरे पक्ष को समझाए, दूसरे पक्ष की बात सुन पहले पक्ष को सुनाए, एंड ऑल्सो कैन सजेस्ट सम सोल्यूशन विच बी एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टी. अल्टीमेटली ये ऑर्डर नहीं पास करेगा, इट विल नॉट पास एनी ऑर्डर, इट कैन ओनली हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट द सेटलमेंट और सम सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. एंड फाइनली अगर ये दोनों पार्टी उसके लिए एग्री कर जाते हैं, ये दोनों पार्टी उसके लिए एग्री कर जाते हैं, तो कह सकते हैं कि सेटलमेंट हो गया. क्या हो गया, सेटलमेंट.
देन वो सेटलमेंट का एग्रीमेंट राइटिंग में करेंगे, दैट इज सेटलमेंट एग्रीमेंट इन राइटिंग। फिर ये मीडिएटर जो है, अच्छा मीडिएटर है कौन होगा? समन फ्रॉम द मीडिएशन सेल। जो मीडिएशन सेल के अंदर एक्चुअली क्या पैनल ऑफ मीडिएटर्स होंगे। पैनल मतलब बेसिकली जो भी इम्पैनल्ड यहाँ पे जो मीडिएशन के अंदर बेसिकली लॉयर्स होते हैं। पैनल ऑफ मीडिएटर्स बेसिकली लॉयर्स होते हैं, बिकॉज लीगल नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड तो जिस मीडिएशन सेल के पास मैटर गया, उस मीडिएशन सेल के अंदर जो आपको इम्पैनल्ड मीडिएटर्स हैं, उनमें से किसी मीडिएटर को वो कमीशन अपॉइंट कर देगा, ऐसा इस मैटर में मीडिएटर ये रहेगा। एंड नाउ दैट विल एक्ट एज एंड यू कैन से मीडिएटर एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ अगर सेटलमेंट हो जाता है, सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगा। फिर सेटलमेंट एग्रीमेंट के साथ मीडिएटर, ये तो पार्टी के बीच में, ए और बी के बीच में, ये मीडिएटर अपनी रिपोर्ट ऑफ सेटलमेंट भेजेगा कि साहब मेरे हिसाब से सेटलमेंट हो गया है, और साथ में सेटलमेंट एग्रीमेंट जो पार्टीज ने आपस में उसकी कॉपी भेज देगा। ना वो कमीशन उसके ऊपर में ऑर्डर पास कर देगा कि सेम सेटलमेंट एग्रीमेंट को ओके करके अप्रूव करके उसको क्या करेगा, वो उस पर ऑर्डर पास कर देगा। अरे इस केस में क्या जिस भी कमीशन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, चाहे स्टेट कमीशन हो, चाहे नेशनल कमीशन हो, क्या उसने अपनी तरफ से कुछ डिसाइड किया? नहीं। उसने तो क्या किया, जो आपने आपस में सेटलमेंट किया, जिसका आपने एग्रीमेंट किया था, उसी चीज को अपने एक लीगल फॉर्म देने के लिए उसको ऑर्डर पास कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया एक तरह से। तो यही चीज आपको पिछले क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था। सच काइंड ऑर्डर वेदर पास बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन द सेटलमेंट एग्रीमेंट, क्या ये अपीलेबल होना चाहिए? नो, बिकॉज यहाँ पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री किया टू सेटल द डिस्प्यूट, तो इसलिए इस तरह के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होती, नॉन अपीलेबल। या तो वहाँ पॉइंट भी आया था कि साहब इस तरह का अगर ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील अलाउड नहीं है, तो इसके अगेंस्ट कभी भी अपील, बिकॉज म्यूचुअल कंसेंट से जो आपने सेटलमेंट की है उसी चीज को ऑर्डर के फॉर्म में कमीशन ने आपको ऑर्डर पास कर दिया है, एंड नथिंग हैज बीन डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम देयर ओन साइड। तो दिस काइंड ऑफ ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल, इसके अगेंस्ट अपील अलाउड नहीं। ये चीज आपको उसके अंदर आई थी जो बट द रिड्रेसल मशीनरी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। लेकिन अगर मान लिया मीडिएटर के बीच में डालने के बाद भी अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता बिटवीन डिस्प्यूटिंग, हो सकता है इन दैट केस ऑल्सो द मीडिएटर अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा टू द कमीशन कि साहब विल ट्राई टू सेटल द इशू बट सेटलमेंट नहीं हो पाया। नाउ अगर सेटलमेंट नहीं हो पाया, कैसे द मीडिएशन हैज फेल्ड, तो उस केस में मीडिएशन फेल हो गया, तो क्या जब ऐसी रिपोर्ट मीडिएटर के पास, मीडिएटर के थ्रू आएगी टू द कमीशन, तो नाउ दैट मैटर विल बी एडजुडिकेटेड अपॉन द कमीशन। एडजुडिकेटेड, अब वो डिसाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है, पहले उन्होंने कोशिश की थी कि पार्टी आपस में सेटलमेंट कर लें विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर, उसके लिए मीडिएशन सेल को मैटर रेफर कर दिया। अगर हो गया, सेटलमेंट एग्रीमेंट बन गया, तो उसी को ऑर्डर के फॉर्म में सुना दिया आपको कमीशन ने। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, नाउ द मैटर विल बी एडजुडिकेटेड अपॉन, डिसाइडेड अपॉन बाय द कमीशन। क्या ये बेटर तरीका कि पहले मीडिएशन सेल को भेज देंगे, आपस में आप सुलह कर लो, कैसे चीज़ें फास्ट डिसाइड होंगी। कोई प्रॉपर एडजुडिकेशन प्रोसेस हम नहीं जा रहे, पार्टीज आपस में ही विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर सेटलमेंट कर रही है, लेकिन नहीं हो पाया, इन दैट केस द मैटर विल बी एडजुडिकेटेड अपॉन बाय द कमीशन। तो ये कंसेप्ट है इसका कंसेप्ट, और इसको मीडिएशन बोलते हैं। एंड कह सकते हैं ये भी एक तरीका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दे रखा है कि रादर देन गेटिंग योर डिस्प्यूट रिजॉल्व थ्रू द कमीशन रिड्रेसल मशीनरी, आप अपने आप ही सेटलमेंट कर लें। अपने आप सेटलमेंट करने के लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग योर मीडिएटर, बाय रेफरिंग दैट मैटर टू द मीडिएशन सेल। तो ये दिस इज, तो मैंने एक पूरी स्ट्रक्चर समझा दिया क्या होता है मीडिएशन, क्या होता है। अब उसके प्रोविजंस फटाफट पढ़ लेते हैं। है कुछ नहीं, चीज़ वही है, बट उसका कुछ कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स आएंगे, मैं बता दूंगा, बट मोरलेस मैंने सारी चीज़ बता दी। मीडिएशन क्या होता है? मीडिएशन में सबसे पहले कैसे थे, ये भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, रादर देन अथॉरिटी डिसाइडिंग द सेम, rather than authority deciding the same, it is being decided by the what we call the settlement, okay, or with the help of mediator.
स्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन सेल, देखिए Section 74 empowers the state government to establish a consumer mediation cell to be attached to each of the district commission and state commission of that state. दोनों केस में बता दें, स्टेट कमीशन का मीडिएशन सेल और एक स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उनके मीडिएशन सेल, इन सारे बीइंग सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट. उसके लिए सेक्शन 74 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है. फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू स्टैब्लिश अ कंज्यूमर मीडिएशन सेल टू बी अटैच टू द नेशनल कमीशन, ठीक है, एंड ईच ऑफ द रीजनल बेंचेस. नेशनल कमीशन की एक तो नेशनल बेंच होती है, प्रिंसिपल बेंच, उसके रीजनल बेंच, उसके साथ भी मीडिएशन सेल हो सकती है. मतलब है तो बॉडी एक ही, उसकी बेंचेस कई सारी हो सकती हैं. अब कंज्यूमर मीडिएशन सेल चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का हो, चाहे स्टेट कमीशन के साथ हो, चाहे नेशनल कमीशन के साथ, सेल कंसिस्ट ऑफ सच पर्सन एज मे प्रिस्क्राइब. एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल मेंटेन, मतलब हर एक डिपार्टमेंट, सेल मतलब डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जरूर होगी. अ लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड मीडिएटर, इम्पैनल में जिन्होंने पैनलिंग करा रखी कि हम यहाँ पे काम करेंगे एज ए मीडिएटर, दैट इज द इम्पैनल्ड. तो बेसिकली लॉयर्स होते हैं. अ लिस्ट ऑफ केस है, मतलब आपके ऐसे एक लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि हमारे इम्पैनल लॉयर्स कौन है, हु विल एक्ट एज ए मीडिएटर. लिस्ट ऑफ केस हैंडल बाय द सेल, मतलब आज तक क्या क्या केस उन्होंने हैंडल किया और क्या क्या केस वो अभी हैंडल कर रहे हैं, उसकी लिस्ट. रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही है मीडिएशन सेल के अंदर, उसकी डिटेल्स. एंड एनी द इंफॉर्मेशन एज बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन अंडर दिस लॉ. एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल से सबमिट अ क्वार्टरली रिपोर्ट, मतलब जिसके साथ अटैच है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ अटैच है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, स्टेट कमीशन के साथ स्टेट कमीशन को, नेशनल कमीशन के साथ अटैच है उसको क्वार्टरली बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में एक रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे कि आपकी एक्टिविटीज़ हैं, अपने पिछले क्वार्टर में जो क्वार्टर से रिलेटेड रिपोर्ट है आपने क्या क्या किया. दैट रिपोर्ट विल बी गिवन टू द कमीशन टू विच इट अटैच. देखिए एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल से सबमिट अ quarterly report to the district commission, state commission or the national commission to which it attached in the manner specified by the regulation, in the manner specified by the regulations. Next is the procedure for mediation. देखिए section 79 states that the mediation shall be held in the consumer mediation cell. कौन सा mediation which is attached to a district commission, state commission, national commission as the case में भी, where a consumer dispute referred for mediation, बता था by the district commission or state commission, national commission as the case में भी, then the mediator nominated by such commission. अच्छा डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर अपने मीडिएशन सेल को मैटर रेफर करता है, या स्टेट कमीशन अपने मीडिएशन सेल को रेफर करता है, या नेशनल कमीशन, तो जिस आपने मीडिएशन सेल को रेफर किया उस मीडिएशन सेल के अंदर जितने भी इम्पैनल्ड मीडिएटर्स हैं, क्या उनमें से किसी एक पर्टिकुलर मीडिएटर का आप नाम देंगे साहब, दिस पर्सन विल एक्ट एज द मीडिएटर. द मीडिएटर नॉमिनेटेड बाय सच कमीशन शैल हैव रिगार्ड, मतलब वो डिसाइड करते समय मैटर को, सॉरी मीडिएशन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखेगा. वो क्या क्या, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मीडिएशन करेगा. नंबर 2 यूसेज ऑफ ट्रेड, मतलब कस्टम्स, अगर किसी बिजनेस किसी उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, यूसेज ऑफ ट्रेड इफ एनी, मतलब जो कस्टमरी प्रैक्टिस उसको ध्यान में रखते हुए. नेक्स्ट इज द सर्कमस्टेंसेस विच गिव राइज टू द डिस्प्यूट बिटवीन द कंज्यूमर. ठीक है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं जिससे वो कंज्यूमर डिस्प्यूट अराइज हुआ, उनको ध्यान रखते हुए. एंड इसके अलावा सच अदर रेलिवेंट फैक्टर एज ही मे कंसिडर नेसेसरी, मतलब उसके अलावा ये तो लॉ में दे रखा है कि वाइल डिसाइडिंग दैट मैटर विल कंसिडर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी, यूसेज ऑफ ट्रेड इफ एनी, मतलब बेसिकली कस्टम्स, उस बिजनेस में जिस बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट है उसमें कोई कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसको ध्यान रखते हुए. ठीक है, सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ विच द कंज्यूमर डिस्प्यूट आर रीजन, एंड इसके अलावा अदर फैक्टर विच ही कंसिडर नेसेसरी, इन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही विल ट्राई टू do the mediation and try to help the parties in doing the settlement. And he shall also be guided by the principles of natural justice. I hope सब आप जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, मैंने किसी न किसी पेपर में पढ़ाया जरूर होगा. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो प्रकृति के कुछ नियम है, सिद्धांत है. एक पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में, नो वन शैल बी जज इन ओन केस, किसी मैटर में अगर आप खुद ही पार्टी है उसमें आप खुद जज नहीं हो सकते, खुद डिसाइड करने वाले नहीं हो सकते. नंबर 1 एवरी वन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, किसी के खिलाफ भी कुछ डिसाइड करने से पहले उसको अपनी बात कहने का मौका देना. दिस आर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड इन सबको फॉलो करते हुए इट विल डू द मीडिएशन एंड ट्राई टू हेल्प द पार्टीज
to reach to some kind of settlement. The mediator so nominated shall conduct the mediation within such time and in such manner as may be specified by the regulation. मतलब कितने टाइम में मीडिएशन करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी बातें जो रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंगली वो करेगा. नाउ मेन चीज है सेटलमेंट थ्रू द मीडिएशन. ये तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स जो अभी तक हमने पढ़े. सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन. Section 80 subsection 1 it provides that pursuant to mediation की वजह से pursuant to that अगर पार्टी के बीच में डिस्प्यूटिंग पार्टी जैसे ए एंड बी डिस्प्यूटिंग पार्टी है, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाए, मतलब सेटलमेंट हो जाए, एग्रीमेंट का मतलब सेटलमेंट हो जाए, तो फिर वो राइटिंग में तो आप वर्बली एग्री कर लेंगे, हाँ हम किस तरह के सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट मीन्स एग्रीमेंट मीन्स सेटलमेंट, तो क्या फिर वो राइटिंग में करेंगे, फिर वो रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट और साथ में रिपोर्ट ऑफ द मीडिएटर ये फॉरवर्ड होगी टू द कमीशन जिसके साथ अटैच्ड है, जिसने रेफर किया था मैटर. देखिए सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड द परसुएंट टू मीडिएशन इफ एन एग्रीमेंट दैट इज सेटलमेंट इज रीच्ड बिटवीन द पार्टी विद रिस्पेक्ट टू ईदर ऑल ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट. हो सकता है कंज्यूमर डिस्प्यूट में कई सारे इश्यूज है, मान लीजिए एक मुद्दा है, दो मुद्दा है, तीन मुद्दा है, या तो हो सकता है सारे इश्यूज पे सेटलमेंट हो जाए, या हो सकता है कुछ इश्यूज पे सेटलमेंट हो कुछ पे ना हो, ये भी हो सकता है. ठीक है. और विद रिस्पेक्ट ओनली सम ऑफ द इश्यूज द टर्म्स ऑफ सच एग्रीमेंट जो भी सेटलमेंट हुआ है शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, मतलब राइटिंग में आप सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लेंगे एंड शैल बी साइन बाय द पार्टी, ऑब्वियसली सारे पार्टी के साइन होंगे टू सच डिस्प्यूट और दे ऑथराइज, मतलब पार्टीज तो डिस्प्यूट को साइन करेंगे या उसका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी साइन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी. सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 स्टेट द मीडिएटर शैल प्रिपेयर सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ सेटलमेंट एंड फॉरवर्ड द साइंड एग्रीमेंट, जो इनके बीच में साइंड एग्रीमेंट बना और अपनी सेटलमेंट रिपोर्ट एंड फॉरवर्ड द settlement report of the settlement and forward a signed agreement along with such report to the concerned commission. और वो concerned commission जिसके साथ अटैच है वो उसके ऊपर ऑर्डर पास कर देगा. अच्छा मैंने बताया था साहब क्या मैटर क्लोज हो गया. ऑर्डर इसलिए पास करते हैं कि एक तरह से आपको ऑर्डर इसलिए पास करते हैं जिससे कि हमेशा के लिए एक लीगलिटी हो जाए कि साहब इस कमीशन के थ्रू डिसाइड हो, बट डिसाइड उसने थोड़ी कुछ किया है, पार्टी ने आपस में जिस तरह की सेटलमेंट की उसी को उसने अपने फैसले के फॉर्म में सुना दिया बाय पासिंग द ऑर्डर. इसलिए मैंने बताया इस तरह के ऑर्डर्स के अगेंस्ट कभी भी अपील नहीं होती. ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इन द रिड्रेसल मशीनरी. अब देखिए वेयर नो एग्रीमेंट रीच बिटवीन द पार्टीज विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब जो भी टाइम पीरियड है मीडिएशन का उसके अंदर का सेटलमेंट नहीं हो पाया और द मीडिएटर इज ऑफ द ओपिनियन द सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. देन ही या तो टाइम लैप्स हो गया या टाइम लैप्स होने से पहले अगर मीडिएटर अपनी ये व्यू दे दे कि साहब मेरे हिसाब सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है, देन ही शैल प्रिपेयर हिज रिपोर्ट accordingly वो रिपोर्ट एंड ही विल सेंड इट टू द कमीशन एंड सबमिट द सेम टू द कंसर्न कमीशन. अच्छा उस केस में विल द कंसर्न कमीशन नाउ एडजुडिकेट द डिस्प्यूट. अब वो डिसाइड करेंगे डिस्प्यूट को बिकॉज द मैटर कुड नॉट बी रिजॉल्व थ्रू द सेटलमेंट थ्रू द मीडिएशन. तो उस केस में नाउ तो दोनों तरह की सिचुएशन थी, अगर सॉल्व हो जाता है सेटलमेंट से तो क्या होगा, उस पर ऑर्डर पास करते हैं मैटर क्लोज हो जाएगा. बट लेकिन ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट कभी भी अपील नहीं होती. लेकिन अगर नहीं सॉल्व आया थ्रू मीडिएशन, इन दैट केस with the settlement नहीं हो पाया, the matter will be referred to the commission. Now it will adjudicated upon, it will decided upon by the commission itself, and because parties ने आपस में settlement नहीं किया. तो एक छोटा सा टॉपिक था, that is the mediation. Next is that is the next topic, product liability. देखिए क्या थोड़ा सा इसके बारे में एक आपको अगर याद हो, एक डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर जो किया था इसका, इस चैप्टर में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें एक टर्म आया था डेफिनेशन में प्रोडक्ट लायबिलिटी. उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए लेट्स से अ पर्सन ए हैज परचेज सम गुड्स फ्रॉम बी. ए इज द परचेजर, कंज्यूमर बोल सकते हैं, गुड्स. मान लिया गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट है, गुड्स आर डिफेक्टिव एंड बिकॉज ऑफ यूजिंग द डिफेक्टिव गुड्स सम हार्म इज कॉज टू द कंज्यूमर. इसको कुछ नुकसान हो जाता है
by using the defective goods some harm is caused to the consumer. In such kind of situation, according to Consumer Protection Act 2019, this purchaser or consumer can file a product liability action, फाइल अ केस, उस केस को हम टेक्निकली बोलेंगे प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है बेसिकली प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन का, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, against the product service provider, so मतलब बताऊं मैं अभी, and against the product seller. Against the product manufacturer and against the product service provider, against the product seller. They were claiming the compensation from them कि सब डिफेक्टिव गुड्स मुझे मिला जिसकी वजह से बिकॉज यूजिंग द सेम आई हैव सफर्ड समथिंग, सम हार्म इज कॉज टू मी, एंड दैट्स व्हाई ही कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड लीगल एक्शन अगेंस्ट थ्री काइंड ऑफ पर्सन, वन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सेकंड प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड प्रोडक्ट सेलर, claiming the compensation against him. So this kind of action brought in by the consumer is called a product liability action. और इस तरह की जो लाइबिलिटी अराइज होगी ऑन द पार्ट ऑफ दीज पीपल इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइबिलिटी। इनकी जो लाइबिलिटी दैट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी, एंड दिस काइंड ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू मेक देम लाइबल फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, दिस एक्शन और लीगल एक्शन और रेमेडी इज टेक्निकली कॉल्ड प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लिया ए ने किसी कार डीलर से एक पर्टिकुलर कंपनी की कार परचेज की, लेट्स से बी इज द कार डीलर, और कार में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से कार का कोई एक्सीडेंट हो गया और ए को नुकसान हो गया, क्वाइट पॉसिबल, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अच्छा, ऐसे केस में जिस कंपनी की कार है जो मैन्युफैक्चर है उसके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकता है, ही कैन फाइल अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अगेंस्ट दैट। नंबर 2, जो प्रोडक्ट सेलर है, जैसे वो कार डीलर, देखा जाए आपने कंपनी से थोड़ी कार खरीदी है, जिस कंपनी ने बनाया था आपने तो डीलर से खरीदा है, तो प्रोडक्ट सेलर उसको भी लायबल कर सकता है, उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट लायबल। तीसरा, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, एक कार से रिलेटेड कई तरह की सर्विस है, जैसे कार को टाइम टू टाइम हम सर्विस कराते हैं, तो उस केस में क्या जरूरी है कि साहब जो कार डीलर है वही सर्विस, कोई वही कार की सर्विस करता नहीं, कोई और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और उसकी कुछ कमी की वजह से आपको नुकसान हो गया, उसने कुछ करना चाहिए था नहीं किया, या कुछ नहीं करना चाहिए था वो किया, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया। तो अभी हम ग्राउंड्स पढ़ेंगे, ये तो कौन कौन लायबल हो सकता है। इट डजंट मीन कि सब लायबल हो ही जाएंगे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनको हम लायबल कर सकते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, ये क्या नाम है कि आजकल ऑन रोड असिस्टेंस होती है, जैसे आपकी कार कहीं पे ख़राब हो गई, ठीक है, टायर पंक्चर हो गए या कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो होता है कि साहब ऑन रोड असिस्टेंस होती है, आप कॉल करते हैं। तो आजकल कई कंपनी जब कार बेचती है तो उनके साथ ऑन रोड असिस्टेंस की फैसिलिटी वो साथ देते हैं कि, लेकिन वो देखा जाए जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो खुद आपको फैसिलिटी नहीं दे रही, वो किसी ऑन रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है कि साहब हमारे जितने भी कस्टमर जिनको हम कार बेचेंगे साथ में हम ये फैसिलिटी की आपको, जैसे टोयोटा ये फैसिलिटी देती है कि लाइफ लॉन्ग आपको कभी दिक्कत होगी आप ऑन रोड असिस्टेंस नंबर फ़ोन कॉल कीजिए, आपको वो आएंगे प्रोवाइड। अब मान लिया उन्होंने आपका टायर चेंज किया, आपका टायर गाड़ी का पंक्चर हो गया था, लेकिन टायर जो चेंज किया या पंक्चर लगाया वो सही नहीं लगाया और आगे जाके सही नहीं लगा, जिसकी तो देखा जाए वो आपके प्रोडक्ट कार जो प्रोडक्ट उसके ऊपर सर्विस प्रोवाइडर है वो, ठीक है, जो आपको ऑन रोड असिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, इट इज सर्विस प्रोवाइडर इन रिस्पेक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। अच्छा, ठीक से पंक्चर नहीं लगाया जिसकी वजह से आगे जाके गाड़ी या फिर से टायर पंक्चर हो गया और एक्सीडेंट हो गया, कहीं होता ना अचानक टायर बस्ट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, क्या उससे क्या कंज्यूमर को हार्म हुआ?
तो उस केस में क्या उस ऑन रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया जाता है फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि साहब किस किस के अगेंस्ट एक कंज्यूमर आपको लीगल एक्शन ले सकता है एंड यू कैन फाइल अ कंप्लेन एंड क्लेमिंग द कंपनसेशन फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, अगेंस्ट द प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, अगेंस्ट द प्रोडक्ट सेलर. तीनों के अगेंस्ट कर सकते हैं. देखिए मैं एक बार पढ़ता हूँ, ठीक है, फिर अब किन ग्राउंड्स पे कर सकते हैं, किन किन सर्कमस्टांसेस, वो सब हम पढ़ेंगे, बट एक मोटी मोटी बात है वो समझ में आए. देखिए आपको सेक्शन प्रोडक्ट लाइबिलिटी, दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. Section 82 to 87 deal with the product liability. The provisions of these sections shall apply to every claim for compensation under product liability action. Product liability claim for compensation by a complainant. वही में कंप्लेनेंट जो भी आपका जिसको नुकसान हो, बड़ा एनी हार्म, क्यों एक एक्शन ले रहा है, बाय कंप्लेंट फॉर एनी हार्म कॉज बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और सर्विस बाय प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और सोल्ड बाय प्रोडक्ट सेलर. इसका कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है जिसको मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया, सेलर ने सेल किया और सर्विस पर सर्विस किया, तो उस केस में इन सब के अगेंस्ट प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन लिया जा सकता है बाय द कंप्लेनेंट, देयरबाय क्लेमिंग द कंपनसेशन. देन प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट, अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन मे बी, दिस वन मे बी ब्रॉट बाय अ कंप्लेनेंट against the product manufacturer, against the product service provider or product seller as the case may be, for any harm caused to him on account of defective product, on account of defective product. तो ये मैंने अभी डिस्कस किया था ये चीज आपको. अब एक करके हम तीनों की बात करेंगे. इसकी लाइबिलिटी कब कब होगी? एक प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन केस में व्हेन अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लायबल, इन अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन व्हेन अ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर लायबल, इन अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन व्हेन अ प्रोडक्ट सेलर लायबल. लास्ट में हम ये भी पढ़ेंगे एक्सेप्शन कि साहब कुछ ऑल्दो ये लायबल हैं बट कुछ केसेस में लायबल नहीं होंगे. वो कौन से केसेस हैं वो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है. एक्सेप्शंस वेयर दे विल नॉट बी लायबल. तो एक करके लेते हैं. सबसे पहले लायबिलिटी फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर. लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर. देखिए सेक्शन 84 states that a product manufacturer shall be liable in a product liability action if प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन का केस अगर है तो उसमें वो लाइबल हो अगर ये इनमें से कोई भी ग्राउंड हो. ठीक है, 5 ग्राउंड दे रखे, 5 में कोई भी ग्राउंड हो. ए, द प्रोडक्ट कंटेन्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. बहुत क्लियर बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो लाइबल होगा. बी, द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव इन डिजाइन. अच्छा, कोई प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर डिजाइन होनी चाहिए लेकिन डिजाइनिंग ही डिफेक्टिव है और जिसकी वजह से द कंज्यूमर और कंप्लेनेंट को हार्म हो गया, क्या दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर क्लेमिंग द कंपनसेशन इन अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर. नेक्स्ट इज देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन है कि सब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते समय, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेडिसिन है. अच्छा, मेडिसिन का अलग अलग दवाइयों कंपोजिशन क्या प्री डिसाइडेड होता है कि साहब इस दवाई का ये कंपोजिशन ये होना चाहिए, लेकिन पता चला कि किसी पर्टिकुलर मेडिसिन में सब वो कंपोजिशन नहीं है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है बाय लॉ. क्या दीजिए डेविएशन. एंड कुछ और कंपोजिशन की वजह से बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं एंड किसी ने वो दवाई यूज कर ली है जिसके सीरियस साइड इफेक्ट हो गए, क्या दैट कैन बी अ ग्राउंड दीजिए डेविएशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन. और द प्रोडक्ट डज नॉट कन्फर्म टू द एक्सप्रेस वारंटी. अच्छा, जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कुछ वारंटी वगैरह दी जाती है कि प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है एंड ऑल दैट, ठीक है, लेकिन बाद में पता लगा कि साहब जो एक्सप्रेसली हमें चीज़ें वारंटी दी गई थी एट द टाइम ऑफ सेलिंग दैट प्रोडक्ट, बाद में एक्चुअली वो वारंटी है नहीं. इसका मतलब झूठ बोला गया था, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया था. दैट कैन ऑल्सो बी ग्राउंड. जैसे अभी गाड़ी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि अब माइलेज वाइलेज का होता है कि सब वारंटी अब स्टेटमेंट को देते हैं कि सब गाड़ी इतने माइलेज देती है, इतना एवरेज है गाड़ी का एंड ऑल दैट, लेकिन वो आ नहीं रहा. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फेल्स टू कंटेन एडिक्वेट. देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उसको यूज करने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ऑफ करेक्ट यूसेस. इंस्ट्रक्शंस फॉर करेक्ट यूसेस. और आपको ये भी दिया था वार्निंग अगेंस्ट
इनकरेक्ट यूसेज और ये इम्प्रॉपर यूज। अच्छा, एक प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, क्या उसके एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट के साथ दी जानी चाहिए? शुड देयर आल्सो बी एडिक्वेट वार्निंग अगेंस्ट द इम्प्रॉपर यूज, जिससे नुकसान हो सकता है कि साहब इस तरीके से आप करेंगे तो नुकसान हो सकता है। अगर एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन नहीं दिए मैन्युफैक्चरर ने फॉर करेक्ट यूसेज, या एडिक्वेट वार्निंग नहीं दी अगेंस्ट द इम्प्रॉपर यूज, in that case also, or because of not providing the adequate instructions for correct use or adequate instruction warning against the improper use, एक कंज्यूमर को कंप्लेनेंट को नुकसान हो गया by using that particular product, that can also be ground for making a product liability action against the product manufacturer. आपको बताना तो पड़ेगा सब करेक्ट यूसेज क्या है या किस तरीके से यूज नहीं करना है। अगर गलत तरीके से आप यूज करेंगे तो उससे नुकसान। देखो तो कई बार प्रोडक्ट के साथ पूरी बुकलेट आती है, बुकलेट में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कई बार प्रोडक्ट के समय आपको डेमो भी देते हैं कि सब प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना और कैसे यूज नहीं करना। तो ये सब प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, और ये ना होने की वजह से अगर किसी कंज्यूमर को नुकसान हो गया, दैट कैन ऑल्सो बी बिकम अ ग्राउंड फॉर मेकिंग द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लायबल इन अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। नेक्स्ट ये बोला है, अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल इन अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन even if he proves that he was not negligent or fraudulent in making the express warranty of product। अच्छा, जो डी ग्राउंड था वारंटी, एक्सप्रेस वारंटी, इस आप प्रोडक्ट की जो एक्सप्रेस वारंटी थी प्रोडक्ट में, एक्चुअली वो क्वालिटी नहीं है जो आपने वारंटी बताई थी। अगर बाद में मैन्युफैक्चरर ये प्रूव भी कर दे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, कि साहब उसने वो नेग्लिजेंट नहीं था, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया वाइल गिविंग द गारंटी, बाद में प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से कोई फ्रॉड नहीं था, आई डिड नॉट हैव एनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन वाइल गिविंग द वारंटी, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपकी एक्सप्रेस वारंटी है, अगर प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं है, वेदर आपने कोई इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया था, पर फिर भी अगर वो चीज़ नहीं है जो आपने एक्सप्रेस वारंटी में बताया था, दैट कैन नॉट बी ग्राउंड टू एस्केप द लायबिलिटी, तब भी आपको मैन्युफैक्चरर विल बी लायबल। देखिए लिखा हुआ, अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल इन अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन इवन इफ प्रूव्स दैट ही वाज नॉट नेग्लिजेंट और फ्रॉडुलेंट इन मेकिंग द एक्सप्रेस वारंटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब उसके पार्ट में कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं थी, उसने इंटेंशनली कुछ गलत नहीं बताया, उससे कोई मतलब नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट वो जो भी एक्सप्रेस वारंटी थी प्रोडक्ट में वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, दैट कैन लीड टू द प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। तो ये आपकी ग्राउंड्स हैं कब कब आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को लायबल कर सकते हैं ना प्रोडक्ट लायबिलिटी, किन ग्राउंड्स पे। 5 ग्राउंड दे रखे हैं, ठीक है। एंड चौथे ग्राउंड के साथ एक चीज नोट किया कि साहब चाहे वो वारंटी वाला की, चाहे वो आपने जानबूझ के गलत वारंटी दी हो या अनइंटेंशनली, उससे मतलब नहीं है। अगर वारंटी के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं है, यू आर लायबल, वारंटी के हिसाब प्रोडक्ट नहीं, यू आर लायबल। नाउ नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। वो मैन्युफैक्चरर का था, जिसे प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। सेक्शन 85 में ग्राउंड दे रखे हैं। सेक्शन 85 प्रोवाइड द प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर शैल बी लायबल इन अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन इफ, अब देखिए क्या ग्राउंड है, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन में प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर लायबल होगा कब, मतलब जो प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ए, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम इज फॉल्टी। अभी मैंने एग्जांपल दिया, ऑन रोड असिस्टेंस में आपका टायर पंक्चर को रिपेयर किया लेकिन सही ढंग से पंक्चर ही नहीं, रिपेयरिंग नहीं की। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम वाज फॉल्टी और इम्परफेक्ट और डेफिशिएंट और इनएडिक्वेट इन क्वालिटी। द नेचर ऑफ मैनर ऑफ परफॉर्मेंस विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स और पर्सन, मतलब जिस तरह की सर्विस अकॉर्डिंग टू लॉ आपको देनी चाहिए या जिस तरह की सर्विस पर्सुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट आपको देनी चाहिए, वैसी सर्विस नहीं थी। उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जैसे सर्विस होनी चाहिए, उसमें कोई कमी थी, फॉल्टी थी सर्विस, या इम्परफेक्ट थी या डेफिशिएंट थी या इनएडिक्वेट इन क्वालिटी। क्या किससे कंपेयर करेंगे, विच वर रिक्वायर्ड टू बी देयर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और एज पर द लॉ। अगर उसके हिसाब से सर्विस में कुछ फॉल्ट था या इम्परफेक्शन थी या डेफिशिएंसी थी या इनएडिक्वेसी थी, देन दिस ग्राउंड पे हम सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर को लायबल कर सकते हैं इन अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। बी, देयर इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन और नेग्लिजेंस और कॉन्शियस विथहोल्डिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन विच कॉज द हार्म। देयर इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या है,
यू नीड टू परफॉर्म समथिंग, आपका कुछ ड्यूटी है कुछ करने की, आप नहीं कर रहे, यू ओमिट टू डू दैट. Or commission, you are not supposed to do certain things, you are doing that, you are committing that. Or you are negligent in performing your services, or you are consciously withholding some information, you must tell it to the complainant. और आपने वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को नहीं बताई, बिकॉज ऑफ दैट विथ होल्ड कर दी इन्फॉर्मेशन, जिसकी ना बताने की वजह से उसको नुकसान हो गया. तो 4 चीज होगी. अगर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर के पार्ट पे कुछ करना चाहिए तो उसे नहीं किया, ओमिशन. कुछ नहीं करना चाहिए उसने, वो किया, कमीशन. ठीक है. नेग्लिजेंस, ही डिड नॉट परफॉर्म द रोल दैट ही शुड हैव परफॉर्म, नेग्लिजेंस था. ठीक है. एंड लास्ट, ये जानबूझ के उसने कुछ इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड की जो कि कंज्यूमर को नहीं बताया. बिकॉज ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग दैट इन्फॉर्मेशन, द कंज्यूमर सफर्ड द लॉस और हार्म वाज कॉज्ड टू द कंज्यूमर. नंबर 3, द सर्विस प्रोवाइडर डिड नॉट इशू द एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन वार्निंग टू प्रिवेंट एनी हार्म. अच्छा, कई बार होता है कि साहब ये सर्विस प्रोवाइडर भी कई चीज उसकी ड्यूटी है जो सर्विस प्रोवाइड की है उसके रिस्पेक्ट में, कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. हम लोग सब लोग घर में अपने आरओ यूज करते हैं. अच्छा, आरओ यूज करते हैं तो मान लिया हमने एक पर्टिकुलर कंपनी का आरओ लिया. अच्छा, आरओ के साथ वो एएमसी होती है, एनुअल मेंटेनेंस वगैरह आपको. ठीक है. अच्छा, वो मेंटेनेंस का काम वो कंपनी नॉर्मली खुद नहीं करती, आउटसोर्स कर देती. जो कंपनी वो आरओ बना रही है और जो मेंटेनेंस है प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली क्या करती है, जैसे एक्वागार्ड कंपनी है. ठीक है. यूरेका फॉर्ब्स. ठीक है. यूरेका फॉर्ब्स कंपनी, यूरेका फॉर्ब्स. ठीक है. जिसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं. तो एक्चुअली ये जो बना रहे हैं ये खुद एक्चुअली सर्विस के लिए किसी एजेंसी के साथ टाइप कर लिया, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है. अच्छा, नॉर्मली क्या करता है कि जब वो नॉर्मली आपका इंस्टॉल करते हैं शुरू में, तो ये या रेगुलर सर्विस करते हैं तो बोलते हैं कैंडल वेंडल चेंज करते हैं तो बोलते हैं कि शुरू में कुछ पानी आप जो है वो जो निकलेगा उसके अंदर हाई केमिकल्स होते हैं, वो जो निकलेगा उसको यूज मत कीजिए, उसको फेंक दीजिए. अब पता चला उसने जब आपकी सर्विस की ये बात नहीं बताई, कंज्यूमर ने क्या किया, डायरेक्टली सर्विस के पानी जो यूज निकला उस मशीन से उसको यूज कर लिया. अच्छा, उसकी वजह से बीमार पड़ गया, नुकसान हो गया. क्या इट इज बिकॉज ऑफ नॉट एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग वाज गिवन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, जिसके वजह से कंज्यूमर को नुकसान हो गया. तो क्या उस केस में सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर को लाइबल कर सकते हैं. देखिए लिखा, द सर्विस प्रोवाइडर डिड नॉट इशू द एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन और वार्निंग टू प्रिवेंट एनी हार्म. तो वैसे पता है कि साहब ये शुरू का पानी यूज, शुरू का 5 लीटर 10 लीटर यूज नहीं करना है, ये फेंक देना है, लेकिन आपको एक्चुअली आपने वो बताया नहीं, कंज्यूमर ने यूज कर लिया. क्या, एंड बिकॉज ऑफ इट द कंज्यूमर सफर द हार्म, अगेन ही कैन मेक दैट सर्विस प्रोवाइडर लाइबल. लास्ट इज द सर्विस डिड नॉट कंफर्म टू एक्सप्रेस वारंटी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगेन सर्विसेज के अंदर जो जैसे होता है ना कि वो सर्विस दे रहे हैं, सर्विस रिलेटेड कुछ वारंटी दे रहे हैं कि साहब ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं. मतलब जो वारंटी सर्विस से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द प्रोडक्ट, उस सर्विस से रिलेटेड जो वारंटी दे रहे हैं, बाद में पता लगा साहब वो वारंटी गलत थी, एंड इन दैट केस ऑल्सो द प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर कैन बी मेड लाइबल. तो ये 4 ग्राउंड रखे हैं, एंड इन चारों में से किसी भी ग्राउंड पे एक प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर को लाइबल कर सकते हैं इन अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन. Now coming to liability of product sellers. Liability of product sellers. देखिए देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट सेलर है लेकिन ही इज नॉट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सेलर सेम हो सकता है. कई बार जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वही डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, हो सकता तो फिर वो तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वाले केस में चला जाएगा. फिर तो जो हमने सेक्शन 84 पढ़ा था वही हो जाएगा, वही वाले प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे. लेकिन प्रोडक्ट सेलर अलग है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अलग है. तो जो प्रोडक्ट सेलर अलग है, व्हिच अदर देन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, तो वो भी लायबल होगा इन एक्शन फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. को क्या देखिए, सेक्शन 86 स्टेट द प्रोडक्ट सेलर हु इज नॉट अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, कैसा प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं है, शैल बी लायबल इन अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन इफ, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, ए, if he has exercised substantial control over the designing, testing, manufacturing, packaging और labeling of product that cause harm. मतलब जिस प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को नुकसान हुआ, उस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में, उसकी टेस्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में उसका सब्सटेंशियल कंट्रोल है.
इसे उसने खुद नहीं मैन्युफैक्चर किया, खुद डिजाइन नहीं किया तो मैन्युफैक्चर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी बहुत से है। अगर इसका मतलब उसकी जब से है और प्रोडक्ट में कोई कमी है तो क्या उसकी भी लाइबिलिटी आनी चाहिए? तो भले वो खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं, बट इफ ही हैज सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, और जिसकी कमी की वजह से द कंज्यूमर हैज सफर्ड द लॉस, डोंट यू थिंक दैट प्रोडक्ट सेलर शुड बी लायबल? वन। नंबर टू, he altered or modified the product and such alteration or modification was a substantial factor in causing the harm. मतलब मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट जैसे बनाया था, आपने उस प्रोडक्ट को बाद में प्रोडक्ट सेलर ने क्या किया, उस प्रोडक्ट को ऑल्टर कर दिया, और प्रोडक्ट को ऑल्टर करने की वजह से मेजर जो नुकसान हुआ कंज्यूमर को, वो मेनली बिकॉज ऑफ ऑल्टरेशन डन बाय द प्रोडक्ट सेलर इन दैट प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दिया, ऑल्टर कर दिया प्रोडक्ट सेलर ने, एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ कॉजिंग द हार्म टू द कंज्यूमर, obviously the product seller will be liable. Next, if he made an express warranty of product which is independent of any express warranty made by manufacturer, actually and such product failed to conform to the express warranty made by the product seller which caused to harm. देखिए कई बार क्या होता है, मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो एक तो मैन्युफैक्चरर की वारंटी होती है, उसके अलावा सेलर्स अपने कस्टमर बनाने के लिए, कस्टमर कॉन्फिडेंस देने के लिए कुछ पर्सनल वारंटी के साथ मेरी तरफ से भी ये है, मैं ये वारंटी दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर से आपको मिले ना मिले ये चीज मैं करके दूंगा, समथिंग लाइक दैट। जैसे कई बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर बोलता है कि सर प्रोडक्ट में वो कमी होगी तो हम उसको रिपेयर कर देंगे, लेकिन सेलर ने बोल दिया कि सर रिपेयरिंग नहीं, आपको कुछ गड़बड़ होगी तो मैं अपनी जो भी होगा मैं खुद देख लूँगा मैन्युफैक्चरर से, मैं आपको नया प्रोडक्ट दे दूंगा। क्या ही इज गिविंग अ वारंटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वारंटी गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर तो खाली रिपेयरिंग की बात कर रहा है, आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। कई बोलते हैं साहब, शॉपकीपर बोलते हैं कि भैया मैं अपना मैन्युफैक्चरर से देख लूंगा, मैं आपको नया प्रोडक्ट दे दूंगा, रिपेयरिंग करके नहीं दूंगा, नया प्रोडक्ट दे दूंगा, नया पीस दे दूंगा। तो क्या ही इज गिविंग अ वारंटी विच इज इंडिपेंडेंट, एक्स्ट्रा वारंटी अदर देन द वारंटी गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, और बाद में वो वारंटी पे खड़ा नहीं उतरता, मान लीजिए जो वारंटी के हिसाब से चीजें फैसिलिटी नहीं देता है, क्या फॉर दैट, एंड जिसकी वजह से मेनली नुकसान हुआ, व्हाट वी कॉल टू द, और भी बहुत चीज़ हो सकती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि साहब कोई, जैसे आप मिक्सर ग्राइंडर है, अच्छा मिक्सर ग्राइंडर में एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने बता रखा है साहब इतने तक आप सामान यूज, उसके अंदर इतनी मिक्सिंग कर सकते हैं या इतना उसको इतने आवर्स तक कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेलर ने बोल दिया नहीं नहीं मैं अपनी तरफ से वारंटी देता हूँ कि साहब इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, और कुछ हुआ नुकसान, आपने उसका बियॉन्ड किया जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने बताया था, उससे ज़्यादा कंटिन्यूसली उस मशीन को यूज़ किया, अच्छा एज पर द एक्सप्रेस वारंटी गिवन बाय द प्रोडक्ट सेलर, और नुकसान हो गया, मतलब मशीन फेल हो गई, उसकी वजह से कोई डैमेज हो गया, you can make the product seller liable. You can make the product seller liable. Next, the product has been sold by him and the identity of the product manufacturer or product is not known, or if known the service, देखिए दो चीजें हैं, प्रोडक्ट सेलर ने जो प्रोडक्ट बेचा है तो मैन्युफैक्चरर उसका कौन है उसकी आइडेंटिटी पता ही नहीं है, या पता भी है लेकिन उसके अगेंस्ट नोटिस सर्व करना या उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना एज पर द इंडियन लॉ पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल कि इंडिया में बहुत सारे लोग बाहर से गुड्स इंपोर्ट करके इंडिया में बेचते हैं, अच्छा उस केस में कई बार देखना गुड्स के ऊपर लिखा है मार्केटेड बाय, किसने बनाया उसका नाम ही नहीं होता, तो कह सकते हैं साहब प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरर का तो डिटेल ही नहीं है, खाली इंडिया में मार्केट कौन कर रहा है, पर इंडिया में अपने बाहर से इंपोर्ट कर लिए इंडिया में मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उस केस में देखा जाए मैन्युफैक्चरर का पता ही नहीं कौन है, या मैन्युफैक्चरर का पता भी हो लेकिन वो दूसरे कंट्री का है, उसके अगेंस्ट आप हो सकता है पता नहीं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे केसेस में व्हाट विल हैपन इफ द आइडेंटिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज नॉट नोन, और इफ इट इज नोन बट it is not possible to take a legal action as per the Indian law against the manufacturer, then in that case and if there is a problem in the product because of which the consumer suffers the loss, consumer can make the product seller liable. Last देखिए E, the product seller failed to exercise the reasonable care in assembling, inspecting or maintaining such product, or he did not pass on the warning or instruction of the, देखिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर रिगार्डिंग द डेंजर्स इन्वॉल्व और प्रॉपर यूसेज ऑफ प्रोडक्ट। देखिए क्या मतलब है, कई बार क्या होता है ऐसा प्रोडक्ट जब आपको सेल होता है तो सेलर के पास फुल प्रोडक्ट नहीं आता, उसे कई पार्ट्स आते हैं उसको असेंबल करके आपको बेचना होता है, उसने प्रॉपर असेंबलिंग नहीं की और बिकॉज ऑफ पुअर असेंबलिंग लेट्स से कंज्यूमर सफर द हार्म, या मैन्युफैक्चरर ने आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि साहब बेचते समय आपने कस्टमर को ये बताना है
द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द यूज, ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑल्सो रिगार्डिंग नॉट टू यूज, ठीक है, जिससे नुकसान हो सकता है, ये सब चीज़ आपको बतानी है। लेकिन पता वो इंस्ट्रक्शन जो मैन्युफैक्चर ने उसको दिए थे उसने आगे कस्टमर को पास होने किए, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द कस्टमर्स हैव सफर्ड द लॉस। इन दैट केस ऑल्सो द प्रोडक्ट सेलर कैन बी मेड लायबल। He failed to exercise reasonable care in assembling, inspecting, or maintaining such product, or he did not pass on the warnings or instructions of product manufacturer regarding the danger involved, ठीक है, इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है, गलत तरीके से यूज करो तो क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में बताया नहीं, और प्रॉपर यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रॉपर यूसेज ऑफ प्रोडक्ट आपने नहीं बताया वाइल सेलिंग सच प्रोडक्ट, एंड सच फेलियर वाज द, ये जो आपने नहीं बताया, जो आपके पार्ट में फेलियर था, दैट वाज द मेन कॉज ऑफ द हार्म, मतलब मेन उसी की वजह से नुकसान हुआ। अगर ऐसा है, इन दैट केस ऑल्सो द प्रोडक्ट सेलर विल बी लायबल। तो हमने सेक्शन 84, 85, 86 पढ़ा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की लायबिलिटी, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की लायबिलिटी 85 एंड 86, दैट इज द प्रोडक्ट सेलर की लायबिलिटी। अब लास्ट में सेक्शन पढ़े सेक्शन 87, एक्सेप्शंस टू प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। इसका मतलब कुछ केसेस में प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन के एक्सेप्शंस हैं, जहां पे कुछ केसेस में लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। देखिए क्या है, ये भी नया टॉपिक है, ये है सेंट्रल अथॉरिटी वाला, ये सब ये चीज़ें ओल्ड एक्ट में नहीं थी, तो इन चीज़ों पे थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो एकदम नई है एंड विच वर नॉट देयर इन द ओल्ड एक्ट। एक्सेप्शंस टू प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन सेक्शन 87। पहला देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट, अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन कैन नॉट बी ब्रॉट अगेंस्ट द प्रोडक्ट सेलर। हम यहां प्रोडक्ट सेलर की बात कर रहे हैं, जो भी सेक्शन 86 पढ़ा था प्रोडक्ट सेलर के लिए। इफ एट द टाइम ऑफ हार्म द प्रोडक्ट वाज मिसयूज, ऑल्टर्ड, मॉडिफाइड। मान लिया ए प्रोडक्ट सेलर था, इसने बी को प्रोडक्ट बेचा, बी कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने क्या किया, उस प्रोडक्ट को ऑल्टर किया, मॉडिफाई किया, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो गया। कंज्यूमर ने खुद मॉडिफाई कर दिया प्रोडक्ट को, या मिसयूज कर दिया, ऑल्टर कर दिया, और जिसके कंज्यूमर सफर द हार्म, तो ऑब्वियसली इन दैट केस द प्रोडक्ट सेलर विल नॉट बी लायबल। तो ये सेक्शन पहले था, अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन कैन नॉट बी ब्रॉट अगेंस्ट द प्रोडक्ट सेलर इफ एट द टाइम ऑफ, जिस समय इसको नुकसान हुआ, द प्रोडक्ट वाज ऑल्टर्ड, मॉडिफाइड, और इट वाज द मिसयूज, ठीक है, जिस बिकॉज ऑफ विच रीजन द कंज्यूमर सफर द हार्म। इन दैट केस इसके प्रोडक्ट सेलर के अगेंस्ट प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन का केस नहीं कर सकते, एंड ही विल नॉट बी लायबल, ही विल नॉट बी लायबल। एक तो ये बात होगी। आगे देखिए, इन एनी प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन बेस्ड ऑन द फेलियर टू प्रोवाइड एडिक्वेट वार्निंग और इंस्ट्रक्शंस, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल नॉट बी लायबल। अब यहां हम बात करें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की। अच्छा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की जो लायबिलिटी थी सेक्शन 84, अच्छा सेक्शन 84 में जो लास्ट ग्राउंड था, सेक्शन 84 में जो लास्ट ग्राउंड था, ई ग्राउंड, कि साहब उसने एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन नहीं दिए रिगार्डिंग द करेक्ट यूसेज, या उसने वार्निंग नहीं दी रिगार्डिंग द इम्प्रॉपर यूज जिसके नुकसान हो सकता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मतलब अगर वहां लायबिलिटी उसका राइज हो रही है तो, लेकिन वो लायबल नहीं होगा अगर इन केसेस में फॉल कर रहा है। कौन से केसेस में सेक्शन 87 ने जो ग्राउंड दे रखे हैं उन्हें फॉल कर रहा है, तब वो लायबल नहीं हुआ। इस कारण से लायबल नहीं हुआ कि आपने एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन नहीं दिए रिगार्डिंग द करेक्ट यूसेज, या आपने आपने क्या क्या मिसयूज के बारे में नहीं बताया था। अगर उस ग्राउंड पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की लायबिलिटी आ रही है, लेकिन नीचे सेक्शन 87 में ग्राउंड दे रखे, मतलब अगर ये चीजें हैं तो उस केस में फिर वो लायबल नहीं होगा। कौन कौन देखिए, दिस हैज टू बी रेड, ये जो पैराग्राफ में पढ़ने जा रहा हूं, दिस हैज टू बी रेड अलॉन्ग विद सेक्शन 84 लास्ट ग्राउंड जिसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर लायबिलिटी दैट ही फेल टू, मैं वो पढ़ देता हूं। सेक्शन 84 लास्ट ऑफ ई, द प्रोडक्ट फेल्स टू कंटेन एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन ऑफ करेक्ट यूसेज, करेक्ट यूज करने के लिए एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन नहीं थे, और यूसेज टू प्रिवेंट एनी हार्म और एनी वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं थी रिगार्डिंग द इम्प्रॉपर इनकरेक्ट यूसेज। अगर इस ग्राउंड पे हम इसको लायबल कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी राइडर्स हैं कि साहब अगर ये चीजें हुई तो फिर उन ग्राउंड पे लायबल नहीं हुआ, इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं हुआ। क्या क्या देखिए आपको, नंबर ए, the product was purchased by an employer for use at the workplace and the product manufacturer had provided warning instruction to such employer। जैसे मान ली ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर,
इसने किसी बी को बेचा, बी बायर है, बट बायर ने अपने लिए नहीं खरीदा था, अपने वर्क प्लेस पे यूज करने के लिए खरीदा था, एंड उसने वो प्रोडक्ट क्या किया, अपने वर्क प्लेस पे लगा दिया। अब उसको यूज इसके एम्प्लॉय कर रहे हैं, बी के जो एम्प्लॉयज हैं वो यूज कर रहे हैं। हो सकता है जो इंस्ट्रक्शंस ए ने इसको पास ऑन किए रिगार्डिंग द करेक्ट यूसेज, ये इंस्ट्रक्शंस ने प्रॉपर्ली अपने एम्प्लॉयज को पास ऑन नहीं किया, या एम्प्लॉयज को पास ऑन किया, एम्प्लॉयज उसको फॉलो नहीं किया, और जिसकी वजह से उस वर्क प्लेस में उस प्रोडक्ट को गलत मिसयूज हुआ, जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया। अगेन ये लायबल नहीं है। मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, मतलब ये भी कह सकते हैं बिजनेस में यूज कर रहे हैं, इट मीन्स अगर आप एंड यूजर हैं तो ठीक है, मतलब आपने को प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट को अपने घर में यूज करें, यू आर एंड यूजर, तब तो ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट को आप वर्क प्लेस में यूज करने के लिए एम्प्लॉयर ने खरीदा, इट मीन्स आप कमर्शियल पर्पज के लिए इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, एंड उस केस में adequate instruction regarding the usage and all that, इस ग्राउंड पे the manufacturer cannot be liable. Number 2, the product was sold as a component of material to be used another product. अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सर ए ने एक प्रोडक्ट बनाया, बी ने उसको खरीदा, उसे किसी और प्रोडक्ट को बनाने में उस प्रोडक्ट को बी यूज कर रहा है एज ए कॉम्पोनेंट। मतलब ए ने बी को बेचा, ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बी ने उसे इस जो ए से परचेज किया उसको यूज किया एज ए कॉम्पोनेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इसका तो अल्टीमेटली क्या बी एंड यूजर है या बी इज पासिंग ऑन दैट प्रोडक्ट, बी इज पासिंग ऑन दैट प्रोडक्ट, तो उस केस में लॉ बोलता है इस ग्राउंड पे लायबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी वो इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ पे खत्म हो गई, और आगे प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में सी किसी और के पास आया। तो इसका तो अगर आप एंड यूजर नहीं है, अगेन सेम वही बात होगी, ये वर्क प्लेस वाली बात होगी, ये एंड यूजर नहीं है। इसका तो अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को खरीद के उसको कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग अनदर प्रोडक्ट, उस केस में इस ग्राउंड पे आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को लायबल नहीं कर सकते कि दैट ही फेल्ड टू गिव द एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द करेक्ट यूसेज ऑल दैट। देखिए लिखा, द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एज अ कंपोनेंट और मटेरियल टू बी यूज्ड इन अनदर प्रोडक्ट, जब बी ने परचेज किया ए से टू बी यूज्ड इन अनदर प्रोडक्ट, एंड नेसेसरी वार्निंग इंस्ट्रक्शन वर गिवन बाय द प्रोडक्ट में, इसने तो दिया था टू द परचेजर सच कंपोनेंट, इस बी को दिया था रिगार्डिंग द वार्निंग और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, परचेजर, बट द हार्म वाज कॉज टू द कंप्लेंट। अब बी ने उसका इस्तेमाल करके नया प्रोडक्ट बना दिया, अब बी ने आगे सी को सेल किया और सी को नुकसान हो गया, एंड द हार्म बट द हार्म वाज कॉज टू द कंप्लेनेंट बाय द यूज ऑफ द एंड प्रोडक्ट इन विच सच कंपोनेंट ऑफ मटेरियल वाज यूज। तो इसके लिए ए इसके प्रति कैसे लायबल हो जाएगा? ए बोलेगा भाई मैंने इसको दिया था और इसको मैंने करेक्ट यूसेज का इंस्ट्रक्शन भी दिए थे, ठीक है, डेंजर भी बताया था, और आगे बी ने उसको यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया एज ए कंपोनेंट यूज करके। अब उसको यूज जो फाइनल प्रोडक्ट उसको सी को यूज कर रहा है और उससे सी को कोई नुकसान हो गया, तो पता नहीं बी ने आगे इंस्ट्रक्शन पास ऑन किए हैं या नहीं किए सी को एंड ऑल दैट, तो उस केस में सी कैन नॉट मेक ए लायबल, सी कैन नॉट मेक ए लायबल, मतलब ए विल नॉट बी लायबल टुवर्ड्स सी इन दिस एग्जांपल। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट वाज वन विच वाज लीगली मेंट टू बी यूज्ड और डिस्पेंस्ड ओनली बाय अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट। अच्छा, मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ एक्सपर्ट की सुपरविजन में यूज होने हैं, you cannot use it independently, it should be used only under the supervision of expert। और ये बात मैन्युफैक्चरर ने बताई भी थी टू द बायर, लेकिन उसने बिना एक्सपर्ट के अपने मन से उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया, तो क्या उस केस में मैन्युफैक्चरर की कोई लायबिलिटी? नो। लेकिन प्रोडक्ट वाज वन विच आर लीगली मेंट टू बी यूज्ड और डिस्पेंस्ड ओनली बाय अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट और क्लास एक्सपर्ट, एंड द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉयड रीजनेबल मीन्स टू गिव द वार्निंग इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। मतलब उसने बताया था कि सर ऐसे करना है, लेकिन सामने वाले ने ऐसा नहीं किया, एंड यूजर ने, कंज्यूमर ने, उसके नुकसान हो गया। लास्ट, कंप्लेनेंट जो है, जो रेमेडी मांग रहा है, जिस समय उसने प्रोडक्ट यूज किया था ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, शराब पी रखी थी या कोई और मेडिसिन वगैरह ले रखी थी जिसकी वजह से नशे में था, एंड विच वाज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक तो ना आपने कोई दवाई ली जो किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की, वो अलग बात है, उसके अलावा अपने मन से आपने कुछ ऐसी मेडिसिन ले रखी है या आपने कुछ शराब पी रखी है, उसके इन्फ्लुएंस में आप हैं और आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। अच्छा, जब बंदे नशे में होता है तो क्या प्रोडक्ट हो सकता है मिसयूज भी कर दे, मिस हैंडलिंग भी कर दे, जिसके आपको नुकसान हो गया। एंड नाउ इफ यू वांट टू मेक द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लायबल, नो, नॉट अलाउड। हम मान के चलें कि आपने प्रोडक्ट को सही ढंग से इस्तेमाल ही नहीं किया बिकॉज यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग्स और एल्कोहल एंड ऑल दैट। ठीक है, लास्ट, द कंप्लेनेंट व्हाइल यूजिंग सच प्रोडक्ट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और एनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स व्हिच हैड नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की, देखते हो ना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब, दवाई खा रहे थे, बीमार थे, वो नहीं है, अपने मन से आपको जैसी दवाइयाँ या अल्कोहल ले रहे हैं जिसकी उसकी इन्फ्लुएंस, मतलब उसके नशे में थे while using that product and because of which the harm has been caused, again you cannot blame, because हम मान के चल सकते हैं कि साहब
उसने सही ढंग से प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया वो द वे शुड हैव बीन यूज, ठीक है। एंड लास्ट में एक पॉइंट और दे रखा है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर इस बात के लिए भी लायबल नहीं होगा अगर कुछ ऐसी वार्निंग है या ऐसे इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग जो ऑब्वियस है, मतलब उस सर्कमस्टांसेस में मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए इसके बारे में, अब वो उसने नहीं बताई, मतलब इसे इम्प्लाइड मान लिया कि तो पता होगा, मतलब ये ऐसी है और उसने नहीं बताई और कंज्यूमर ने उसका ध्यान नहीं रखा जिसके वजह नुकसान हो गया। यू कैन नॉट, ऑब्वियस कोई चीज है विच मतलब ना विच द समथिंग विच कंज्यूमर ऑट टू नो, समथिंग विच कंज्यूमर ऑट टू नो। कंज्यूमर को पता होना चाहिए और इस प्रिजम्पशन पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसे पता है कि साहब उसे पता होना चाहिए और उसने नहीं फॉलो किया, नुकसान हो गया। नाउ ही कैन नॉट मेक द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल किसी कोई फैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पंखा बनाती है, अच्छा इम्प्लाइड है जब पंखा चल रहा हो तो चलते हुए पंखे को हाथ नहीं लगाना है, अच्छा ये इम्प्लाइड है कि नहीं? अब ये बताएगा क्या? ये तो सब बच्चे को पता है। अच्छा हाथ लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है, हाथ कट सकता है, कोई डैमेज हो सकता है, ठीक है, पंखा गिर सकता है, ये सुनो। अब ये बात उसने बताई नहीं कि सब चलते हुए पंखे को मत छेड़ना। अब उसने किसी ने छेड़ दिया और उसको नुकसान हो गया, बोला साहब आपने बताया नहीं। अरे भाई ये बताने की आती तो इम्प्लाइड है, इट इज समथिंग विच एवरीवन इज ऑट टू नो, ठीक है। तो बोला इस तरह की कोई चीज है जिसके बारे में उसने नहीं बताया, इस प्रिजम्पशन की उसको पता होगा तो, और कल के दिन उसने कुछ गलत कर दिया कंज्यूमर ने, उसको नुकसान हो गया, यू कैन नॉट मेक द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लायबल। ऑब्वियसली बात है, देख क्या लिखा हुआ, अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल नॉट बी लायबल फॉर फेलियर टू इंस्ट्रक्ट or warn about a danger which is obvious or commonly known to the user or consumer of such product। मतलब जो obvious है या commonly उस तरह की प्रोडक्ट को यूज करने वाले कंज्यूमर लोग को पता होता है, और which such user or consumer ought to have known, और which such user or consumer मतलब ऐसे कंज्यूमर को पता होना चाहिए, टेकिंग टू अकाउंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे पंखा है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए कि साहब पंखे के अंदर इस तरह की चीज होती है एंड ऑल दैट। तो अगर वो चीज आपको पता होनी चाहिए और आपने ध्यान नहीं दिया और कंज्यूमर ने भी मैन्युफैक्चरर ने भी इसके बारे में स्पेशली नहीं बताया था, वो मान के चल रहा है इम्प्लाइड है, लेकिन उसके लिए आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को लायबल नहीं कर सकते। तो ये एक्सेप्शन थे। इसका तो पहला एक्सेप्शन जो था सेक्शन 87 में, वो प्रोडक्ट सेलर के लिए था कि साहब जिस समय हार्म हुआ उस समय पता लगा कि साहब प्रोडक्ट को कंज्यूमर ने ऑल्टर कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था, उसके कुछ मिस हैंडलिंग कर ली थी, ठीक है, उसकी वजह कंज्यूमर को नुकसान हुआ, तो प्रोडक्ट सेलर को आप लायबल नहीं कर सकते। इसके अलावा सारे एक्सेप्शन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के लिए थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉट गिविंग द एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग यूसेज और नॉट गिविंग द वार्निंग अगेंस्ट द इम्प्रॉपर यूज, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में कि साहब उसके लिए आप लायबल नहीं कर सकते। अगर इन कारणों से नुकसान हुआ है एंड ये ग्राउंड्स हैं, तो उस केस में आप इस ग्राउंड पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को लायबल नहीं कर सकते दैट ही फेल्ड टू गिव द एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द यूसेज, करेक्ट यूसेज, और ही फेल्ड टू गिव द वार्निंग्स अगेंस्ट द इम्प्रॉपर यूज। तो उस ग्राउंड पे आप लायबल नहीं। अगर ये 5, 4 और प्लस लास्ट में ऑब्वियस वाला जो केस था, समथिंग विच कंज्यूमर ऑट टू नो, अगर इनमें से किसी ग्राउंड पे, तो उस केस में फिर आप उस ग्राउंड पे उसको लायबल नहीं कर सकते। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, दैट इज द प्रोडक्ट लायबिलिटी। एंड ये नई चीज है, नया कंसेप्ट है, एंड प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन में कौन कौन लायबल हो सकता है और क्या क्या एक्सेप्शन है, वो सारी बात मैंने आपको बता दी है। इसके साथ मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के वो प्रोविजन जो इफेक्टिव हो गए हैं और जो एज पर द ICSI गाइडलाइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने जो प्रिस्क्राइब किया कि ये चीज़ आपको पढ़नी है न्यू एक्ट में, वो मैंने सब पढ़ा दिया है, ठीक है। तो मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, और फिर दोबारा बता देता हूँ। ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पुराना जो एक्ट है वो भी पढ़ना है, वो पूरा पढ़ना है, और नया एक्ट के वो प्रोविजन पढ़ने जो इफेक्टिव हो गए, मतलब पूरा नया एक्ट पूरा अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। तो मैंने नया एक्ट में से वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो अभी इफेक्टिव हो गई हैं, पूरा नया एक्ट इफेक्टिव नहीं डिस्कस नहीं किया है। तो जो इंस्टीट्यूट ने बताया मैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने पढ़ाया है। इसका तो आप भी क्या करेंगे, पहले ओल्ड एक्ट पढ़ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पूरा पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद अब नया एक्ट में जो अभी मैंने 4 लेक्चर लिए हैं उसके नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, 4 लेक्चर। और इसके अंदर ये पूरा एक्ट नहीं है, इसमें से वो प्रोविजंस है जो इफेक्टिव हो गए हैं और इंस्टीट्यूट ने भी यही प्रिस्क्राइब किया है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। तो ओल्ड एक्ट पूरा पढ़ना है, तो ओल्ड एक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और नया एक्ट में ये प्रोविजंस पढ़ने हैं जो आपको इफेक्टिव हो चुके हैं, जो मैंने अभी 4 लेक्चर्स में आपको कवर किए, ठीक है।
तो दैट इज ऑल, एंड इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मतलब इसके वो प्रोविजन जो अभी तक इफेक्टिव हो गए हैं एंड वी हैव डिस्कस द सेम एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल। ठीक है, थैंक यू, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।